दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया था वो तारीख थी 28 फरवरी 2026 और अब 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिनों में जंग का नक्शा आखिर क्या है? क्या अमेरिका और इसराइल इस जंग को जीतने की स्थिति में है? क्या ईरान, जिसका ये कहना है कि जंग हम पर थोपी गई है, हमने जंग की शुरुआत नहीं की, हम अपने दिफा की यानी डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ईरान का पलड़ा भारी है? और इन सब के बीच ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि इस जंग का असर पूरे विश्व के पर कहीं ना कहीं देखने को महसूस किया जा रहा है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो स्ट्रैटेजी थी ईरान की उसमें वो कामयाब रहा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से उसने अमेरिका को दुनिया के दूसरे देशों का दबाव झेलने पर मजबूर किया? ऐसे कई सवाल हैं। बेशक इसमें कई जाने नुकसान हुए हैं, ईरान को बहुत जाने नुकसान सहना पड़ा है। ईरान का दावा है कि उसने इसराइल को भी बहुत हद तक बर्बाद कर दिया है, जो ईरान का दावा है, चाहे वो तेल अवीव हो या हाइफा हो या यरूशलेम हो। लेकिन सबके बीच हम बातचीत करेंगे कि दरअसल मौजूदा स्थिति क्या है और जंग अब क्या रुख अख्तियार करती जा रही है, और जो हालिया बड़ा नुकसान हुआ है ईरानी लीडरशिप का, उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और अब ये जंग किस तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है, उसका असर भारत पर क्या पड़ रहा है, ये सबसे अहम है। भारत पर उसका असर किस हद तक पड़ रहा है? हम इन सब तमाम सवालों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरीय सहयोगी अभय उपाध्याय। अभय जी, सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ईरान पर हमला होगा, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि एक हफ्ते में सब कुछ निमट जाएगा और ये वो, लेकिन अब 19वां दिन आ चुका है। ये जंग कहाँ तक पहुँची? देखिए, इसकी शुरुआत में एक बात मैं कहूं कि आपने चूँकि जिक्र छेड़ा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या उस वक्त माहौल बन रहा था कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और यहीं बैठ के मेरा आकलन था कि अमेरिका अगर ठीक से चीज़ों को कैलकुलेट करने में कामयाब रहा तो शायद वो हमला नहीं करेगा, और ट्रंप की जो एक प्रेशर क्रिएट करके बार्गेन करने वाली जो उनकी नीति है, शायद उसके ज़रिए वो काम चला लेंगे। तो मुझको नहीं लगा था कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जी ईरान को लेकर अमेरिका करेगा, लेकिन अमेरिका ने हमला कर दिया जी। पहले सप्ताह में। लेकिन मैं आपसे रोकते सवाल करूंगा। आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अमेरिका करेगा। आपने ये बेवकूफ़ी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? एग्जैक्टली क्योंकि जब आप ईरान जैसे, आपने ईरान की ताकत को अभी चंद महीनों पहले इजराइल के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें आपने देखा था। जी। आपने देखा कि जिस आयरन डोम की बात होती है इजराइल की, और वो बहुत ही हाई क्वालिटी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इसके पहले की सभी लड़ाइयों में कामयाब रहा था जी। और इनिशियली 1-2 दिन में जो मिसाइलें आई ईरान की तरफ से, उसको इस तरीके से रोका आयरन डोम ने, जैसे लग रहा था ईरान के मिसाइल्स नहीं है बल्कि दीपावली के मौके पर उड़ने वाले पटाखे हैं। लेकिन जब वहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई जी। तो हमने देखा कि उनका आयरन डोम वो सिस्टम फेल हो गया, और वो उनका वार्निंग सिस्टम भी, आप डिफेंस छोड़ दीजिए, वार्निंग सिस्टम भी उसके आगे फेल हो गया, और सीधे उसके शहरों में जो उसके टारगेट थे वहाँ आकर गिरता रहा। जी। तो मुझको ये लगता था, मेरा आकलन ये था कि अमेरिका को शायद इस चीज़ को जानने में, इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, और जो एक तरीके से वो ट्रेलर था, ईरान की ताकत का वो ट्रेलर था, उसमें अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि ये अब वो ईरान नहीं रहा जिसके ऊपर आप मतलब आप उसकी बात कर रहे हैं जो 12 दिनों की जंग हुई थी 2025 एग्जैक्टली, मैं उसको बता रहा हूँ कि ईरान ने वो ट्रेलर दिखाया था। और सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर अमेरिका को ये गलतफहमी थी कि हम खामेनेई को मार देंगे और सरेंडर करने को मजबूर कर देंगे ईरान को, तो ईरान का जो एक नेशनल कैरेक्टर इसमें जो निकल के आया है, वो बता रहा है कि ये पूरा जो मिसकैलकुलेशन की बात हमने कही वो थी अमेरिका और इवन इजराइल की तरफ से भी। अभी वेनेजुएला में जो किया अमेरिका ने, शायद ट्रंप को अपनी चेस्ट थम्पिंग के लिए एक वजह मिल गई होगी, और खुद को भी मुगालते में रखने के लिए कि ईरान में भी हम कुछ वैसा ही कर देंगे। वो भूल गए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और खामेनेई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ उनका बेस बहुत मजबूत है, लोग उनके साथ। बिल्कुल। एक चीज़ ये तो आपने कह दिया कि जो नेशनल कैरेक्टर है वो सामने आया, ये आपने एक जो हम कह सकते हैं कि इस जो टेकआउट है अभी तक का 19 दिनों का वो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन हमलों में जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया है उनमें ईरान की टॉप लीडरशिप, तमाम बड़े चेहरे, नामचीन चेहरे कह सकते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ये अमेरिका और इसराइल की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए काफ़ी नहीं है? ना, ये हर एक टॉप लीडरशिप का मारा जाना, अमेरिका और इजराइल के भ्रम का टूटना है। खामेनेई मारे गए, पहले पिछली लड़ाई के बाद ही जो स्ट्रेटजी बनने लगी थी, और ये कई जगह खबरों में बातें भी आ रही थी कि इसराइल का निशाना खामेनेई है। ठीक है। और
उन खबरों को पढ़कर मुझे तो लगता था कि ये कैसे मुमकिन है, और अगर ऐसा हो गया तो ईरान तो ख़त्म। लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई, ईरान में जो सिस्टम खामेनी ने बनाया है जी, उसमें आपने भी महसूस किया होगा कि खामेनी चले गए, ईरान के रिटेलिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही बनी रही। जी, मुश्तबा घायल हो गए, उनको लेकर भी अभी कन्फ्यूज़न है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि मैं आपको तो रोकते बोलना चाहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को एडमिट किया कि ईरान के बारे में ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मिडिल ईस्ट में जो बेसिस है अमेरिका के उस पर हमले करेगा, बट उन्होंने किया। बस डोनाल्ड ट्रंप ने नाम गिनाया कि सऊदी अरब पर हमले किया, कतर पर किया, बहरीन पर मैं किया। वही कह रहा हूँ, ये भी अभी आएंगे उस जहाँ हमने बात छोड़ी थी उस पर, इसी मिसकैलकुलेशन की बात मैं कर रहा था। जी, ये बात भी हमने यहीं बैठ के की थी कि अगर हमला कर देता है हाँ, तो ईरान क्या करेगा। ईरान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए थे, क्योंकि देखिए एक हम लोग आप आकलन करके देखिए कि स्ट्रैटेजिक जो अभी तक रहा है, मूव रहा है ईरान का वार फ्रंट पर और इकोनॉमिक फ्रंट पर, दोनों में उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त रही है और बहुत ही कैलकुलेटेड रही है। और इसके बरक्स अगर आप अमेरिका को रख के देखें जी, तो ट्रंप की जो बड़बोलेपन की स्टाइल रही है वो उसमें रहे हैं। इसीलिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक एक टॉप लीडर का जाना जी, एक भ्रम का टूटना है अमेरिका इसराइल के लिए, क्योंकि वो कोई एक ऐसा लीडरशिप नहीं है, एक ऑटोक्रेसी। अब पता चल रहा है कि खामेनी के नाम से हम लोग ईरान को जान रहे थे, वो कोई ऑटोक्रेसी नहीं थी, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है वो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत शानदार तरीके से बंटवारा है। उसमें हायरार्की तय है कि अगर ये हैं तो क्या, और ये नहीं रहे तो फिर तो कौन। क्या, जी, तो वो जो इनको ये लगता था कि हम मार देंगे सबको, तो एक वाइड क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि इसराइल ने हमास पर हमले के बाद किया जी, कि उसकी जो भी टॉप लीडरशिप उभर रही है उसको मार। हाँ, तो एक तो समझने में ये भूल हो गई कि हमास कुछ भी है, हमास एक आतंकी संगठन का उसको दर्जा दे रखा गया है, लेकिन ईरान को आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री, लेजिटिमेट, बिल्कुल, वो वहाँ की लीडरशिप और है, वहाँ सरकार की है, पब्लिक ने, वहाँ के अवाम ने वोटिंग के जरिए अपने नुमाइंदे को चुना है, अपने और लीडर को ऐसे चुना। लोगों को चुना है जिनको इन आने वाले खतरों का पूरा आभास बिल्कुल। था। अच्छा, तो उन्होंने वो सिस्टम बना रखा है। मैं अब कुछ मोटी मोटी बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि देखिए कि अभी जो ताज़ा बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं इसको, अली लारिजानी का, जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनका मारा जाना, ये एक सेटबैक हो सकता है। एक दूसरा कि अभी तक अगर हम 19 डेज के जंग को देखें तो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है बिफोर स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड आफ्टर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से इसने पाबंदी लगा दी, उस पर एक तरह से नाका लगा दिया ईरान ने और कहा कि ये खुला है, लेकिन उनके लिए जो अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, और उनके लिए बंद है जो अमेरिका इसराइल के साथ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पहले, जो नाके से पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या है? देखिए, अब जरा ये सोचिए कि जो पहला दिन हमले का था, हॉर्मुज को रोकने का काम तो ईरान उस दिन भी कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? उसने वर्ल्ड को भी एक मैसेज दिया कि हम भले ही युद्ध में उलझे हुए हैं, हमारे ऊपर भले ही हमला हो गया, लेकिन हम आपको इससे बाहर रखना चाहते हैं। जी, ओके। उन्होंने स्ट्रेटजिकली इस तरफ कदम बढ़ाया। जब मजबूरी हो गई कि अमेरिका हमलों को रोक नहीं रहा है, तो फिर ईरान ने ये सोचा कि अगर हम इस तरीके से अकेले मुकाबला करते रहेंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, अब अमेरिका को ही उलझा दो, इस युद्ध को इतना लंबा खींच दो कि उनके, अब देखिए कि पहले 2 दिनों में $5.5 अरब खर्च हुए अमेरिका के। जी, उसके बाद अभी और आज के दिन में जो आकलन है एक मोटे तौर पर $1 अरब का उनका रोज का खर्चा हो रहा है। तो एक तो उनके ऊपर खुद दबाव है, दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने देशों को पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई हो रही है, वहाँ पर आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आप देखिए ऊर्जा का संकट हो रहा है, क्योंकि एक अकेले इस पॉइंट से अगर आप सिर्फ सी रूट से होने वाले ट्रेड को जोड़ लें, पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, तो 30% व्यापार यहाँ से होता है। जी, तो विश्व में अगर आप समझिए 30% अगर एक साथ रुक जाए, उसका सीधा असर लोगों के किचन पर पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी और तेल का, एलपीजी और तेल ऐसा है कि इसको स्टोर करने की कैपेसिटी हर एक कंट्री की होती है। ये ऐसा नहीं कि हमारे पास 6 महीने के लिए हमने स्टोर कर लिया। जिनके पास अपना प्रोडक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए, चाइना के लिए
ऐसा नहीं है कि ये सारी कंट्री जो है वो 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। अच्छा, तो 20 दिन 21 दिन की स्टोरेज होती है। मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वजह कर स्थितियाँ बदली क्या, मतलब क्या बदली? आमतौर से ये होता है कि अमेरिका किसी भी, इससे पहले हमने जितने भी युद्ध देखे हैं या उनकी जो हमने खबरें पढ़ी हैं, सुनी है, जाना है, रिपोर्ट देखा है कि युद्ध में अमेरिका अपने तमाम साथी दलों को लेकर जाता है, साथी देशों को, नाटो के तहत। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से अपील की, क्या हुआ उसका? दरअसल अब जो दुनिया देख रही है अमेरिका को, वो अमेरिका और ट्रंप जी, ऐसे देख रही है। अच्छा। नाटो के जो कंट्रीज थे वो पहले अमेरिका के साथ जाते थे। अमेरिका का कहीं अगर हिट टकरा रहा है नाटो की किसी भी कंट्री का, तो अंडरस्टैंडिंग यही है, एग्रीमेंट यही है। अब उनके एनालिसिस ये है कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये ट्रंप की लड़ाई है, जो इसराइल के उकसावे पर, और इसराइल ने उनको इस तरीके से अपने दिमागी तौर पर कब्जे में ले लिया कि इसराइल जो कह रहा है वो कर रहे हैं वो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाटो देशों को भी, जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको भी ये एहसास है कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है, ट्रंप की है, और ट्रंप की नहीं है बल्कि इसराइल की, नेतन्याहू की है। एग्जैक्टली। और अभी देखिए, अभी बात हो रही है कि बहुत ही ऑथेंटिक सर्वे आया है, जो सर्वे एजेंसी है उसको माना जाता है अमेरिका में। 59% लोग इस लड़ाई के पक्ष में नहीं है। अच्छा, मतलब कॉमन पब्लिक वहाँ की, अमेरिका की जी। क्योंकि चूंकि देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि अमेरिका को हर जगह जीतने की आदत रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंट्रीज को निशाना बनाता रहा है, कभी इराक को, कभी वेनेजुएला को। लेकिन जब ये लड़ाई लंबी खींच रही है और लोगों को लगने लगा है कि बोझ तो हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से हम इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शायद उन्होंने इंटरेस्ट लेकर ये समझना शुरू किया कि लड़ाई कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। जी। और जो वन लाइनर किसी का होता है कि इसमें हमारा हासिल क्या और हम क्यों जी, एक कॉमन अमेरिकन सिटीजन जो है, ये सवाल जब लेकर उठता है तो उसके सामने कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए जो है वहाँ पर इतने सारे लोग अब इस लड़ाई के अगेंस्ट हैं, वो न्यूट्रल भी नहीं है, अगेंस्ट हैं इसके। तो अब इस स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि अगर अमेरिका, जैसा आपने कहा कि अमेरिका को जंग जीतने की आदत सी है, वो मतलब एक एडिक्शन है, जैसा आपने भी कहा, तो अगर अमेरिका की अपील पर, या यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर, नाटो देश जो हर युद्ध में उसका साथ देते थे नहीं साथ दे रहे हैं, तो आगे क्या होगा? जिस तरह का बिहेवियर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो अपनी हार बर्दाश्त करेंगे? इतनी सब के बावजूद भी अगर आप लड़ाई के आउटकम के तौर पर देखेंगे जीत हार किसकी होगी, तो मैं अभी कह सकता हूं कि अमेरिका तो किसी कीमत पर ईरान से ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल है। तो हो सकता है कि कुछ और नुकसान कर दे, तो आप कह लीजिए कि उस लिहाज से ईरान हार गया। लेकिन मेरी एनालिसिस अगर पूछेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप उसी दिन हार गए थे जिस दिन उन्होंने वर्ल्ड से कहा कि आप लोग आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करवाइए। तो मतलब दुनिया के सामने एक तरह से उन्होंने, अमेरिका ने अपनी कमजोरी का एहसास करा दिया। निश्चित तौर पर। और कमजोरी का एहसास भी मैं नहीं कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये स्वीकार करना है कि अमेरिका इस लड़ाई को हार चुका है। अच्छा। अब ये अलग बात है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा होगा, फिजिकल डैमेज ईरान का ज़्यादा होगा। अमेरिका के साथ क्या है, उसके पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन ईरान पूरा अच्छा, एक देश के अब तौर मैं पर जो बस इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी उसका इस बर्बाद चर्चा होगा। को आगे समेटने जा रहा हूं। मैं 2 क्वेश्चन छोटे छोटे रह गए हैं और दोनों का छोटा छोटा जवाब चाहूँगा कि आप दें। पहला क्वेश्चन है कि इस पूरे जंग में अब आप क्या देख रहे हैं मिडिल ईस्ट देशों की स्थिति, ख़ास तौर से जो इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज़ कहे जाते हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, जॉर्डन है, कुवैत है, आप क्या देख रहे हैं? स्थिति इनकी क्या है? क्या इनके स्टैंड में कुछ बदलाव आ रहा है? क्या ये कुछ कदम उठाने की तरफ सोच रहे हैं कि अमेरिका का साथ दें या ईरान का साथ दें या न्यूट्रल रहें? मुझको लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट, चाहे वो लोग जो भी करने की कोशिश करें, वो तो वेट एंड वॉच में चल रहे हैं। पहला ये कि जो अरब दुनिया है उसकी लीडरशिप की लड़ाई तो चलती ही रही बहुत दिन तक। हम लोग जानते हैं एक बहुत ही साइलेंट कोल्ड वॉर काइंड ऑफ इक्वेशन रहा है ईरान में और सऊदी के बीच में। तो इस एक लड़ाई से सऊदी अरब या अरब के जो दूसरे देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बड़े सधे हुए हित होते हैं, दुनिया का अपना अपना हित है। और एक बार आप जब देखेंगे ये सब शांत पड़ जाएगा तो फिर वो लीडरशिप की जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा ये स्टैंड की क्या अभी तुरंत करने वाले हैं, तो अब इसमें हुआ ये है कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने जिम्मेदारी ले रखी है उनके डिफेंस सिस्टम के लिए, वहाँ उन लोगों ने अपनी सेनाएं तो तैयार की नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री के डेफिनेशन वाला, जैसा मैंने कहा कि नेशनल कैरेक्टर निकल के आया है, वो ईरान के पास ही था। ईरान के पास था। ठीक है। तो बाकी देश अभी चाहकर भी ईरान के ऊपर हमला नहीं बोल सकते हैं अपनी तरफ से, तो इसलिए वो शांत होकर ही चलना उनके लिए इस लिहाज से फायदेमंद है कि उनके पास अपनी कोई शक्ति, अपनी कोई ताकत उनके पास है नहीं। जी
अब एक आखिरी सवाल, इस पूरे हालात के बीच आप भारत की पोजीशन को कैसे जज कर रहे हैं? इंडिया का स्टैंड देखिए बिल्कुल क्लियर है। इसमें सरकार को लेकर किसी के मन कोई मौजूदा सरकार का सपोर्टर है या विरोधी है, वो अपने अपने लिहाज से डेफिनेशन हो सकते हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक स्टैंड की बात है, आपने देखिए दुनिया पिछले 5-6 सालों में 2 बड़ी लड़ाइयों का गवाह रही है। बिल्कुल। एक है रूस और यूक्रेन, जी। जिसके बारे में आजकल कोई बात भी नहीं करता है। उस समय हॉट टॉपिक हुआ करता था डिबेट का, और उस समय भी बात उठी थी कि भारत किसके साथ। भारत ने ये कहा कि मैं अपने साथ हूँ और एक पीस के साथ हूँ, कि पीस एस्टैब्लिश होनी चाहिए और मैं अपना हित देखूंगा। आपने देखा होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब रूस से खरीदा जा रहा था तो यूरोपियन और कंट्रीज और अमेरिका ने कितना विरोध किया था, और जयशंकर ने उसको जाकर डिफेंड किया था अपने स्टैंड को, कि पीस एस्टैब्लिश कीजिए, ये छोड़ दीजिए कि मैं कितना ले रहा हूँ, क्योंकि आप जितना एक दिन में जलाते हैं उतना तुम एक महीना में लेते हैं। सही बात है। हाँ। तो ईरान और जो अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो रही है, उसमें भी इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि नहीं, हमारे साथ ये जो है, आप इस लड़ाई को बंद करिए। क्योंकि सवाल जब एक बार फिर से आएगा कि हम किसकी तरफ से खड़े हो रहे हैं, खुलकर पक्षकार किसके बन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये मान लेना होगा कि दूसरा पक्ष गलत है, और फिर इसका मतलब यही मानना होगा कि हम इस जंग का हिस्सा हैं, चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से। एग्जैक्टली। और भारत अपनी इस पोजीशन को बना करके चल रहा है कि हम किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए आप देखिए जयशंकर की पर्सनल जो बातचीत हुई ईरान के विदेश मंत्री से, उसी का नतीजा है कि आपके जहाज वहाँ से गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ से भी संबंध बने हुए हैं, और इजराइल से भारत के संबंध रहे हैं कूटनीतिक तौर पर भी और स्ट्रेटजिकली भी, और जो पहले भी बहुत मदद की है इसराइल ने इंडिया की। तो मुझको लगता है कि ये सब कुछ कॉम्पेलिंग फैक्टर्स हैं जहाँ वर्ल्ड डिप्लोमेसी के, जहाँ आप खुलकर किसी का विरोध नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं ठहरा सकते और किसी को गलत। आखिरी सवाल ये है कि 19 दिन हो गए हैं, ये दिन कब तक गिनेंगे हम लोग? अब देखिए, ये ईरान ने तो क्लियर कर दिया है कि अभी देखिए ट्रंप ने बोला, बीच में स्टेटमेंट दिया था कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान ने बोला नहीं, हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान ने सिर्फ थ्री प्री कंडीशंस दी हैं जी, और ये नहीं कहा कि आइए इस पर बैठ के निगोशिएट करते हैं, आप इन कंडीशंस को फुलफिल कीजिए, लड़ाई बंद हो जाएगी, नहीं तो हम आखिरी गोली तक तो तैयार रहेंगे। ठीक है। तो ये बातचीत आपने सुनी, और मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ हम समझ पाए हैं, जान पाए हैं, और ये जब तक जंग चलती रहेगी तब तक हम बातचीत भी करते रहेंगे, और कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, खासतौर से भारत की पोजीशन इसमें क्या है, भारत के ऊपर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, और वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स उसमें कितना इसका असर पड़ा है, ये तमाम बातें होती रहेंगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का पॉडकास्ट। हमें विशाल आज़म और हमारे वरीय सहयोगी अभय उपाध्याय को इजाज़त दें। नमस्कार।